हम ब्रिटिश शासनकाल की भू राजस्व प्रणालियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और भू राजस्व प्रणाली में हमने इससे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में चर्चा की कि कैसे स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूमि का मालिक माना गया। ठीक है, उसको आय की दर निश्चित कर दी गई, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था, करके लगान निश्चित कर दी गई जिसको स्थायी कहा गया। ठीक है, भूमि का मालिक जो जमींदार को मान लिया गया भूमि को बेच सकता था, हस्तांतरणीय था। ठीक है, तो एक प्रकार से इसकी कुछ कमियां थी, दोस्त थे। अब हम इसके बाद जो व्यवस्था पढ़ रहे हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था का हमने अलग से वीडियो बनाया है। हम अब महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे छोटे से वीडियो के माध्यम से कि महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा हमें करनी है। तो देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। देखिए महलवाड़ी सिस्टम क्या था। सबसे पहले आपको महलवाड़ी सिस्टम को समझना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए किसके समय में शुरू किया गया था इसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का एक संशोधित रूप लागू किया, जिसे क्या कहा गया? महलवाड़ी व्यवस्था। मतलब महल जो था वो प्राचीन काल में एक प्रकार से एक गांव को संपूर्ण रूप से महल कहा गया। तो जो भूमि बंदोबस्त महलवाड़ी का मतलब ये था कि उस गांव के साथ समझौता करना एक प्रकार से है। ठीक है, यह व्यवस्था मध्य प्रांत में लागू की गई, यूपी उत्तर प्रदेश में लागू की गई, आगरा क्षेत्र में, पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई। देखिए बहुत बड़ा बिंदु है ये कि महलवाड़ी पद्धति, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बनेगा किसके समय प्रारंभ की गई? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रारंभ की गई और ये प्रणाली जो थी वो मध्य प्रांत, यूपी, आगरा व पंजाब में लागू की गई। और इस व्यवस्था के तहत जो भूमि का प्रतिशत था वो कितना प्रतिशत था? वो 30% था। सब कितना प्रतिशत था? 30% जो था वो एक प्रकार से हो गया। ठीक है, रेतवाड़ी प्रणाली जो थी वो ज़्यादा 50% ज़्यादा थी। ठीक है, ये 30 थी, वो 20 से 21%, 19% थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कितना था? 19%। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, क्योंकि 51% तो वही हो गई थी रेतवाड़ी, ये 30 हो गई तो 19%। आगे देखिए, इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त, इसको समझिएगा पूरा का पूरा आप। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव या महल में जमींदार या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल के प्रमुख होने का दावा करते थे। यानी यहाँ जो समझौता किया गया वो पूरा राजस्व पूरे गांव या महल के उन जमींदार या प्रधानों के साथ किया गया जो उस गांव के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे। देखिए समझिए आप, समझौता किसके साथ किया गया? पूरे गांव या महल में जमींदार या उन प्रधानों के साथ जो सामूहिक रूप से किसके थे? गांव या महल के प्रमुख होने का दावा करते थे। जैसा सरपंच हुआ करता अपना अपने समय में। तो उस किसान जो भूमि थी वो सभी की सम्मिलित रूप से मानी जाती थी और अपनी भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे और लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। ठीक है, तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करवाते थे। मुखिया महाल प्रमुख को अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। ठीक है, किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव में उत्पादन के आधार पर किया जाता था, याद रखना। ठीक है, तो यह आपको स्पेशली याद रखना है। महलवाड़ी बंदोबस्त, तो ये आपके समझ में आ गया कि महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में वास्तव में समझौता जो है वो किसके साथ किया जाता था, ये स्पेशली आपको याद रखना है। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त का दोष क्या था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष ये था कि इसने महल के मुखिया प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी कि समझौता किसके साथ किया जा रहा था? महल के प्रधान या मुखिया के साथ किया जा रहा था। तो वो क्या हो गया? ताकतवर हो गया। ऐसे किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति क्या हो गई? यदि बढ़ गई। मतलब अब वो यदि किसान उसको सही समय पे कर नहीं चुकाता है महल प्रधान सरपंच को, तो उस किसान से भूमि छीन सकता था, उस किसान को भूमि से बेदखल कर सकता था। इस प्रकार से किसान जो है बेचारे, वही स्थायी बंदोबस्त वाली स्थितियाँ होगी।
यदा कदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष ये था कि इससे सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए, कि भाई किसान और सरकार के बीच तो कोई संबंध ही नहीं रहा ना, कि वो तो सीधे बस अपना कर किससे वसूल करेंगे, महल लगान के जो प्रमुख मुखिया है। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा इस भू राजस्व वसूल करने की विभिन्न पद्धतियों को जो है वो अपनाया गया, लेकिन इन सब में अपनी एक कमियां थी। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक भू राजस्वों को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था। क्या करना था? अपनी आय में वृद्धि। किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध ही नहीं था। अब हम देख लें, चाहे तो हम स्थायी बंदोबस्त की बात कर लें, चाहे हम रेतवाड़ी प्रणाली की बात कर लें, चाहे महलवाड़ी प्रणाली की बात कर लें। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 19% भूभाग पे, ठीक है। रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई 51% भूभाग पे, और ये प्रणाली लागू की गई जो है वो 30% पे। लेकिन तीनों के जब हम दोषों की आलोचनात्मक विवेचन जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सभी में दोष है। चाहे वो स्थायी बंदोबस्त की बात हो, चाहे वो रेतवाड़ी प्रणाली की बात हो, चाहे वो महलवाड़ी प्रणाली की बात हो, यानी हर जगह जो शोषण का विषय बना वो एक प्रकार से कौन बना साहब? किसान बना। कौन बना? यानी किसान को, बेचारे को हर जगह शोषित किया गया। जैसे आज हमारा किसान आंदोलन कर रहा है, तो उस समय भी किसान के साथ गलती किया जाता था। तो किसान हमेशा से बेचारा उत्पीड़ित वर्ग में रहा है, उसको कभी भी उसके साथ जो जस्टिस नहीं किया गया, चाहे अंग्रेज हों चाहे वर्तमान स्थितियाँ आप देख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिंदु महलवाड़ी प्रणाली जो है वो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।